तो देखो यहाँ से हम लोग अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। इससे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा था, महासागरों के नितल को समझा था, उसके उच्चावच को समझा था। इस क्लास में समझेंगे अटलांटिक महासागर का नितल, अटलांटिक महासागर के जो कटक हैं, इन कटकों को समझेंगे। अटलांटिक महासागर के जो सीमांत सागर हैं उन सागरों को भी देखेंगे, कुछ प्रमुख जल संधियों को भी देखेंगे और अटलांटिक महासागर के द्वीपों को भी हम लोग समझेंगे, कौन सा द्वीप कहाँ पे है, और अटलांटिक महासागर के गर्तों को भी देखेंगे। तो देखिए पहले एक चीज़ ये बना लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। अटलांटिक महासागर के कटक को, कुछ प्रमुख गर्तों को, द्वीपों को और सीमांत सागरों को, ठीक ना, समझेंगे और समझा रहे। तो ये चार जो है प्रमुख चीज़ें हैं, इन चार प्रमुख चीज़ों को समझेंगे। अटलांटिक महासागर को समझिए अंध महासागर भी कहा जाता है या आंध्र महासागर भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं, अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर की संज्ञा भी दी जाती है। अब समझिए अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे सबसे बड़ी नदी अमेजन, तो विश्व की बड़ी बड़ी नदियां अटलांटिक महासागर में ही आकर के गिरती हैं, इसीलिए इस महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है, ठीक ना। इसके अलावा अटलांटिक महासागर को आंध्र महासागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर को आंध्र महासागर क्यों कहते हैं? तो इसके विषय में भी विद्वानों में अलग अलग मतभेद रहे हैं। कुछ चीज़ों को बता देते हैं, समझ लीजिए। जैसे पहले स्पेन और पुर्तगाल जैसे जो देश हुआ करते थे यूरोप के, इन देशों के जो नाविक थे वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी नावों के माध्यम से जाते रहते थे, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते थे। तो होता क्या था कि ये नाविक जब जाते थे, चूँकि कई प्रकार की गर्म और ठंडी जलधाराएं अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, तो अटलांटिक महासागर में मैक्सिमम कुहासा छाया हुआ करता है ना, कोहरा छाया रहता है, तो आगे नाविकों को दिखता नहीं था। तो कहते हैं ना कि अंधेरा है, आगे दिख नहीं रहा है ना, न दिखने वाली चीज़ों के नाम पे ही तो उसको अंध्र महासागर का भी नाम दिया जाता है, ठीक। वर्तमान में बताते चलें अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ रहा है और प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, ठीक। प्लेटों की वजह से, प्लेटों की गतियों के संचरण के कारण, जैसे जो अमेरिकी प्लेट है वो प्रशांत महासागर को धीरे धीरे अतिक्रमण कर रही है, उसका उसके करीब जा रही है, इससे अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है? फैल रहा है। अब समझिए आगे अटलांटिक महासागर के हम कुल अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर का जो कुल क्षेत्रफल है ठीक है। देखिए तो इसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं, ये पूरा हमारा अटलांटिक ओशन का ये पार्ट है। ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसी को पूरा हमें क्या करना है? समझना है। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की हम चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर की जो चौड़ाई है वो यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम बात करें, यानी कि नोट कर लीजिएगा इसको, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महासागर की चौड़ाई है 5920 किलोमीटर के आसपास, ठीक। वहीं पर यानी कि ये जो चौड़ाई है कितनी है? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे 5920 किलोमीटर। अगर हम बात करें 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की, यानी कि अगर हम लगभग यहाँ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो
चौड़ाई है 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो इसकी चौड़ाई है वो केवल 4800 किलोमीटर ही है। लेकिन इस महासागर में महाद्वीपों के दो भाग ऐसे हैं जहाँ पर इसकी चौड़ाई घट करके सबसे कम हो जाती है। ठीक ना, देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक का भाग, यहाँ से ले करके यहाँ तक का भाग, ठीक ना, इस भाग को कहते हैं केप साओ और रॉक, यानी कि ये जो भाग है ये क्या है, केप साओ रॉक है। तो केप साओ रॉक यहाँ से लेकर के ये जो देश है, यहाँ तट है, यह है लाइबेरिया तट। ये देश क्या है, लाइबेरिया तट है। तो केप साओ रॉक से लेकर के लाइबेरिया तट तक का इन देखो ये दोनों क्या है, बिल्कुल पास में हैं। तो इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो केवल 2560 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर हर जगह एक समान नहीं है ना। जो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं या जहाँ तक आपको जानकारी संभवतः होनी चाहिए मुख्य रूप से, वो उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे हम देखेंगे। तो ये हो गई इसकी चौड़ाई के बारे में। अब यहाँ से हम समझेंगे जो मुख्य रूप से पहली बात जो हमने बताया कटक, तो मुख्य रूप से इसे कटकों को हम देखेंगे। तो कटकों के निर्माण के बारे में हमने आपको बहुत पहले ही बताया है ना। पिछले जो महासागरीय का जो है कि नितल हम लोग जब पढ़ रहे थे उस क्लास में हमने आपको इसको बता दिया था। तो यहाँ से हम कटकों को देखेंगे। तो मुख्य रूप से जो मध्य अटलांटिक कटक होता है, बिल्कुल वो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है। मध्य अटलांटिक कटक कहाँ है, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है। उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखिए इसको इरेज कर लेते हैं, भूमध्य रेखा खींच लेते हैं, विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा खींच लेते हैं। देखिए ये जो इलाका है यहाँ से लेकर के ये हम कटकों को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, कटक को बना रहे हैं। ध्यान दीजिए ये कटक है। कटक का मतलब ऐसी पहाड़ियाँ जो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच हैं। ऐसी पहाड़ियाँ जो समुद्र के बिल्कुल क्या हैं, बीचों बीच में हैं। ठीक, सबका नाम भी हम देखेंगे, किस प्रकार के कटक को, किस भाग को क्या कहते हैं, क्या क्या बातें हैं इनके बीच में। क्लियर। तो ये कटक हो गया, दिख रहा होगा आराम से। इनको समझेंगे हम लोग सबसे पहले कि ये क्या है, किस प्रकार से है। देखिए जब समुद्रों में भूकंप वगैरह आते हैं या प्लेट मार्जिन्स होते हैं या जब प्लेटें टकराती हैं, है ना, तो विभिन्न प्रकार के कटकों का निर्माण भी हो जाता है। या फिर कटकों का निर्माण महासागरीय धाराओं के चलने के कारण भी हो जाता है। महासागरीय नितल के दबाव से भी कटकों का निर्माण हो जाता है। कटकों का मतलब पहाड़ियाँ। जैसे कटक क्या है, देखिए एक चीज़ ऐसे समझिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, सतह है ना, समुद्री सतह। ये पूरा का पूरा समुद्री सतह हो गया, समझिए ये पूरा का पूरा समुद्री सतह है। अब जो ये लंबे दूरी तक हो जाते हैं ये कैनियन हो जाते हैं। जो गहराई में होते हैं वो लंबी दूरी के होंगे तो कैनियन, और बहुत गहरे हो जाएंगे सीधे तो वो गर्त हो जाते हैं। ठीक ना। और ऐसे ऐसे पहाड़ियों की श्रृंखलाएं जो समुद्र में लंबी लंबी दूरी तक होती हैं लेकिन समुद्री सतह के नीचे होती हैं, पानी में डूबी होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। ठीक। और यही जब ऊपर निकल आता है, इस प्रकार से हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम द्वीप कहते हैं। तो द्वीपों के नीचे का इलाका भी हिस्सा भी क्या होता है, समुद्र में डूबा होता है। ठीक ना।
तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हम समझेंगे आगे क्या बात, कौन सी बात है। समझिए, अगर समुद्र में जहाँ पर कटक हों, पहाड़ियाँ हैं, तो बड़ी बड़ी भारी भारी जहाज़ें भी नहीं जा पाती हैं। तो जा कर के क्या करेंगी, टकरा जाएंगी ना। आप समझिए कि कहीं से भी हम जहाज़ लेके चले जाएं थोड़ी जा पाएंगे। तो जैसे पहाड़ों के बीच में दर्रे होते हैं, पासेज होते हैं, माउंटेन पासेज होते हैं, वैसे ही कटकों के बीच में भी क्या होते हैं, खाली जगह रहता है जहाँ से समुद्री मार्ग, जिसको डिनोट कर दिया जाता है और जिसको नेविगेशन चार्ट पर बना दिया जाएगा कि जहाज भैया आपको इसी रास्ते से लेकर के जाना है ना। तो समझिए, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, यही है मिड अटलांटिक रीज। इसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच ये कटक स्थित है ना, जो समुद्र में, महासागर में डूबा हुआ है। समझिएगा बात को, ये बीचों बीच इसके स्थित है। ये है आपका भूमध्य रेखा। क्या है ये, भूमध्य रेखा, है ना। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं लेकिन फिर साथ में साथ बोल भी रहे हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को, है ना, भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को चैलेंजर राइज कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो भाग है, यानी कि जो ये कटक है, इस कटक का नाम क्या है, आप नोट कर लीजिएगा, चैलेंजर राइज। ठीक ना, जो नीचे वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, चैलेंजर राइज बोलते हैं। और जो उत्तरी साइड का भाग है, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ का जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं डॉल्फिन राइज। इसको बोला जाता है डॉल्फिन राइज। तो भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ चैलेंजर राइज, इस कटक को दो भागों में बांट दिया गया। भूमध्य रेखा से नीचे जो कटक है उसको चैलेंजर राइज, और भूमध्य रेखा से ऊपर जो कटक है उसको डॉल्फिन राइज के नाम से जानते हैं। क्लियर। एक कटक, इसी कटक, ये कटक आगे बढ़ कर के जो अंगोला बेसिन तक आ गई है, ये कटक आगे बढ़ कर के अंगोला बेसिन तक आ गई है, यानी कि ये वाला हिस्सा है ना, इसमें से एक और कटक है, ध्यान दीजिए, अंगोला बेसिन की जो कटक है, इसी की एक शाखा लगभग यहाँ तक आ गई है। ठीक ना, इसी की एक शाखा यहाँ तक आई है। क्लियर है। अंगोला बेसिन ये है और अंगोला बेसिन तक एक कटक आ गई है। इस कटक का नाम क्या है, विविल टॉमसन कटक। नोट कर लीजिएगा, इस कटक का नाम क्या है, विविल टॉमसन कटक। जो ये हिस्सा है इसको, और जो कुछ नीचे इधर की तरफ जो बढ़ गया है, ये कटक लगभग थोड़ा सा और हिंद महासागर को टच करती है। ये कटक क्या करती है, हिंद महासागर तक को भी यहाँ पे टच करती है। ठीक ना, इस कटक का नाम क्या है, इंडियन अटलांटिक रिज। इस कटक का नाम क्या है, इंडियन अटलांटिक रिज। रिज का मतलब कटक होता है, पहाड़ियों की श्रृंखला। ठीक ना, तो भारतीय और अटलांटिक कटक, यानी कि हिंद अटलांटिक कटक, ठीक ना, हिंद महासागर की तरफ ये बढ़ चली है। क्लियर हुआ इतना। जो ये वाला इलाका जो इधर की तरफ आया है, जो ये हिस्सा इधर की तरफ आया है, ये थोड़ा और ज़्यादा ही इधर तक विस्तृत है। ठीक ना, ये इलाका पूरा यहाँ तक बढ़ चला है, बना देते हैं इसको भी। ठीक, इस हिस्से का, इस कटक का नाम क्या है, अमेरिकन, दिखाई दे रहा है ये अमेरिकन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो कटक है, ये जो कटक है, इस कटक का नाम क्या है, नोट कर लीजिए, अमेरिकन अटलांटिक रिज। ठीक ना,
अमेरिकन अटलांटिक रिज इस कटक का नाम है, अमेरिकन अटलांटिक कटक। और यह है इंडियन अटलांटिक कटक। ये विविल सैम्पसन कटक है, ये चैलेंजर राइज है, आगे बढ़ने पर डॉल्फिन राइज है। इसके बाद कनाडा में यहाँ पड़ता है एक जगह न्यू फाउंडलैंड। तो इस कटक को बोलते हैं, जो ये वाला हिस्सा है, जो ये उभार है, इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड राइज। क्या बोलते हैं? न्यू फाउंडलैंड राइज। देखिए बोल भी रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, समझ में ना आए तो न्यू फाउंडलैंड राइज इसको बोलते हैं। और इसके ऊपर का जो ये वाला इलाका है, जो ये वाला हिस्सा है इधर ऊपर की तरफ है ना, जो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की तरफ जो चिपका हुआ इलाका है, ये उभार है, इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक प्लेट्यू इसको बोला जाता है। क्लियर है? तो समझिए ये हो गया अमेरिकन अटलांटिक रिज, ये इंडियन अटलांटिक रिज, ये विविल टॉमसन कटक, ये चैलेंजर राइज, ये डॉल्फिन राइज, ये न्यू फाउंडलैंड राइज और ये टेलीग्राफिक पठार। ये जो हिस्सा यहाँ से आगे बढ़ा है, इस हिस्से का नाम है विविल टॉमसन कटक। इस हिस्से का नाम क्या है? विविल टॉमसन कटक। इस हिस्से को बोलते हैं विविल टॉमसन कटक, ठीक ना। और ये देखिए यहाँ पे ये विविल टॉमसन कटक नहीं है, बल्कि इसको बोला जाता है वाल्विस कटक। क्या इसका नाम देते हैं? वाल्विस कटक, ठीक ना, संशोधित कर लीजिएगा उसको। इसको बोलते हैं वाल्विस कटक और ये है विविल टॉमसन कटक। तो कटकों से संबंधित चीज़ें हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो कुछ द्रोड़ियाँ हैं, द्रोड़ियाँ, कुछ जो बेसिन्स हैं, उन बेसिन को हम लोग नोट कर लेते हैं इसी डायग्राम पे, ठीक है ना। कुछ द्रोड़ियाँ हैं, उन द्रोड़ियों को नोट करेंगे यहाँ पे, तो आप नोट करते जाइएगा, हम बता रहे हैं। ये जो द्रोड़ी है, ये है अंगोला, अंगोला बेसिन या अंगोला द्रोड़ी। यहाँ पर ये जो द्रोड़ी है, इसका नाम है गिनी द्रोड़ी। ये जो द्रोड़ी है यहाँ पे, इसका नाम है केप वर्दे। केप वर्दे एक स्वतंत्र देश भी है, केप वर्दे द्रोड़ी, ठीक ना। इसके ऊपर एक और द्रोड़ी है, इसका नाम है कनारी द्रोड़ी। एग्जाम में पूछा जाता है कनारी द्रोड़ी। इसके ऊपर एक और द्रोड़ी है जिसका नाम है मदिरा द्रोड़ी, मदिरा द्रोड़ी। क्लियर? तो ये द्रोड़ियाँ भी हैं। देखिए ये यहाँ पर कुछ द्वीप समूह भी हैं, तो नाम आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे केप वर्दे द्वीप है, ठीक ना, गिनी द्वीप भी है, कनारी द्वीप भी है, मदिरा द्वीप भी है। क्लियर? तो द्रोड़ियों के साथ उनके द्वीपों का नाम भी यही है, सेम है ना। कनारी द्रोड़ी भी है, कनारी द्वीप भी है, मदिरा द्रोड़ी भी है, मदिरा द्वीप भी है। द्रोड़ी का मतलब जहाँ पर महासागरों का जल है ना इकट्ठा रहता है भारी मात्रा में, फिर उससे जब हम आगे मिलते हैं, बढ़ते हैं, तो विस्तृत रूप से क्या होता है, महासागर हमें मिलता है। लेकिन कुछ जमीन के स्थलखंड ऐसे होते हैं जो महासागरों के जल को लिए हुए रहते हैं। बात समझ आ रही है ना। जैसे देखिए बाहर आइएगा तो पूरा महासागर मिलेगा, लेकिन कुछ द्वीप समूह हैं जिनके बीच में महासागरों का जल भरा रहता है, जो लैंड लॉक होता है, उसको हम द्रोड़ी संभवतः कहते हैं। बात समझ आ रही है। इसके ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझ लीजिए ये हो गया। यहाँ पर होता है ये ब्राज़ील द्रोड़ी है। क्या है ये? ब्राज़ील द्रोड़ी। यहाँ पे ये ब्राज़ील द्रोड़ी है। यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड द्रोड़ी मिलती है। यहीं पर फंडी की खाड़ी मिलती है। खाड़ियाँ भी बता देते हैं ना। फंडी की खाड़ी, जिसका नाम सुना, फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ज्वार भाटा आता है ना। तो फंडी की खाड़ी क्या है? यहीं पर है, ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये फंडी की खाड़ी है। ठीक, यहाँ पर ये इसके बीच और इसके बीच जो है कि आपका
हडसन जल संधि है। और हडसन की ये कौन सी है, नोट करते जाएंगे आप डायग्राम बना करके। ये है हडसन की खाड़ी और ये है हडसन जल संधि। यहाँ पर थोड़ा सा इसके नीचे का जो इलाका होता है ये जेम्स खाड़ी होती है, जेम्स बे होता है। इसके नीचे का इलाका यहाँ पे क्या होता है, जेम्स की खाड़ी है, वो उसकी बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर जेम्स की खाड़ी के ऊपर हडसन की खाड़ी है और हडसन जल संधि यहाँ पर है। क्लियर। ये क्या करती है, आर्कटिक सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्लियर। इसके जब हम इधर आते हैं तो इधर है जो नॉर्थ चैनल होता है। नॉर्थ चैनल क्या करता है, इधर से अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक सागर को जोड़ता है, नॉर्थ चैनल। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ता है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है और यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ जो जल संधि पाई जाती है ये वाली, ये जल संधि है डोवर जल संधि। कौन सी है, डोवर जल संधि, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, ये है भूमध्य सागर। कौन सा है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और ये अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, एक चीज़ और बता देते हैं, ये गिनी द्रोणी है, ये है गिनी, लेकिन यहाँ पर है गुयाना। भूलिएगा मत इसको, गिनी अलग है और गुयाना अलग है। ठीक ना, गिनी यहाँ है और गुयाना यहाँ है। ये केप सौराख हमने आपको बताया, ये केप सौराख और ये लाइब्रेरिया तट, ये इसकी दूरी और इसकी दूरी सबसे क्या है, पास में, केवल 2560 किलोमीटर के आसपास है। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। देखो, इसके अलावा ये फंडी की खाड़ी हो गई, टेलीग्राफिक पठार हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। अच्छा, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड किसका भाग है, डेनमार्क का भाग है। ठीक, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये है मैक्सिको की खाड़ी। ये देश है आपका, ये देश क्या है, मैक्सिको है, और ये है मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। गर्तों को बताएंगे अभी। ठीक है, यहीं पर प्लूटोरिको गर्त पाया जाता है जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है ना, लगभग 3700 मीटर से भी अधिक। समझिए। इसके बाद यहाँ से कुछ और प्रमुख जल संधियाँ हैं। मैक्सिको की खाड़ी है और यह है फ्लोरिडा। तो मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा, अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा जल संधि अलग करती है। ठीक ना, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा जल संधि अलग करती है। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को, अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा अच्छे से बनाएं तो स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए। ठीक ना, देखिए यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर का जो जल होता है वो इधर तक होता है। तो ये वाली जो जल संधि होती है इसको बोलते हैं, हडसन की खाड़ी को जोड़ती है हडसन जल संधि। ठीक ना, ये वाली जो जल संधि किसको जोड़ती है, हडसन जल संधि है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो वहीं ऊपर की तरफ जो ये जल संधि है, ये है ऊपर बैफिन द्वीप, है ना, जो आर्कटिक सागर में है। तो बैफिन द्वीप को, और ये बैफिन द्वीप है और ये आपका ग्रीनलैंड है। तो इसको अलग करती है कौन, डेविस जल संधि। इसका नाम क्या है, डेविस जल संधि है। ठीक ना, बैफिन द्वीप और कनाडा इसको अलग करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करने वाली यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। ठीक ना, तो मैगलन जल संधि क्या करती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। तो ये कुछ प्रमुख जल संधियाँ हो गई। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पाया जाता है, मैंने बताया केप ऑफ गुड होप, जो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को अलग करता है और यहीं से होकर के 20 डिग्री ईस्ट देशांतर गुजरती है। इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक ना, केप ऑफ गुड होप है ये चीज़। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कुछ प्रमुख द्वीप हैं। ठीक ना, जैसे असेंशन द्वीप, यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है,
इस द्वीप का नाम नोट कर लीजिएगा, असेंशन द्वीप। असेंशन द्वीप, यहाँ पर एक द्वीप है, इसका इस द्वीप का नाम है सेंट हेलेना द्वीप। लिख दें असेंशन, सेंट हेलेना। सेंट हेलेना द्वीप के बारे में माना जाता है कि जब ये सब इंग्लैंड के अंडर में है, अंडर यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना। ये सारे द्वीप किसके अंडर में है? इंग्लैंड के अंदर में, है ना। नेपोलियन को पकड़ा गया था तो यह माना जाता है कि सेंट हेलेना द्वीप पर ही उसको रखा गया था ना, जेल में डाला गया था। तो असेंशन द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, यहाँ है फाकलैंड द्वीप समूह, नोट कर लेंगे। यहाँ कौन सा द्वीप समूह है? फाकलैंड द्वीप समूह है, ठीक। ये हमने आपको बताया ही है कि केप वर्दे द्वीप समूह, कनारी बेसिन है, मदिरा द्वीप समूह है, ठीक। ये गिनी द्वीप यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो फैरो द्वीप समूह आपको मिला होगा, पढ़ने एग्जाम में पूछा गया है ना। तो फैरो, अभी क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा कि ये द्वीप समूह किस महासागर में है, ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या है कैसे, इतना आपसे पूछा जाएगा कि फैरो द्वीप समूह किस महासागर में है, ठीक ना। सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अटलांटिक महासागर में है। अलग अलग द्वीपों को दे दिया रहेगा, कुछ द्वीप हिंद महासागर के दे देगा, कुछ द्वीप प्रशांत महासागर के रहेंगे, कुछ द्वीप अटलांटिक महासागर के रहेंगे। तो पूछे कौन सा द्वीप अटलांटिक महासागर का है, या कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर का है, या कौन सा द्वीप हिंद महासागर। जो प्रमुख द्वीप है उन्हीं को पूछता है, सबको नहीं पूछेगा, ठीक ना। फिर ये जो देखिए, अब आगे हम बताते हैं, ये जो पूरा इलाका होता है ये कैरेबियन सी होता है। पूरा इलाका क्या है? कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर का माना जाता है, ठीक ना। जो वेस्ट इंडीज़ वाले खेलने आते हैं, ठीक है, लाल लाल काले काले होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, वेस्ट इंडीज़ के लोग, वो इन्हीं देशों से आते हैं। यहाँ पर कई देश हैं, कई खाड़ियाँ हैं जिसकी खोज पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों ने की थी। ज्योग्राफिकल थॉट हमने पढ़ाया हुआ है, जैसे कोलंबस स्पेन का था, पूरा आकर के इधर का खोज किया था ना। चला कहाँ था? इंडिया को खोजने, पहुँच गया यहाँ, तो यहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोला। एक नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी आया, उसके नाम पर इस महाद्वीपों का नाम अमेरिका रखा गया। ये सारा कुछ हमने पढ़ाया हुआ है ना। देखना ज्योग्राफिकल थॉट को जा करके देखिए, पूरा हमेशा रिवाइज करते रहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, खाड़ियाँ भी हो, हमने बता दिया आपको, सारा कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे गर्तों की, है ना। कुछ गर्त हैं, उन गर्तों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो गर्त पाया जाता है उसका नाम क्या है? नेरेस गर्त। नेरेस गर्त के आगे ही ये गर्त पाया जाता है प्यूर्टो गर्त, ठीक। यहाँ पर जो गर्त पाया जाता है उसका नाम क्या है? नेरेस गर्त। फिर प्यूर्टो गर्त, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? 3700 मीटर से भी ज़्यादा प्यूर्टो गर्त है, क्लियर। फिर उसके बाद रोमांस गर्त, उसके बाद क्या है? रोमांस गर्त है। ऐसे ऐसे करके ये गर्त हैं, ठीक ना। कुछ गर्त और मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सैंडविच द्वीप भी है और सैंडविच ट्रेंच भी है, तो भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर इस इलाके में क्या है? सैंडविच द्वीप समूह भी है और सैंडविच ट्रेंच भी है। तो सैंडविच ट्रेंच, प्यूर्टो ट्रेंच, नेरेस ट्रेंच, ठीक ना। केमन गर्त भी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे केमन गर्त नोट कर लीजिए। प्यूर्टो गर्त, केमन गर्त, नेरेस गर्त, है ना, और सैंडविच गर्त, ये सब कहाँ है? अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त हैं, ठीक। इन गर्तों के अलावा वाल्डिविया गर्त, बुकानन गर्त और मोसले गर्त तथा चून गर्त, ये सब गर्त भी अटलांटिक महासागर के ही गर्त में आते हैं, क्लियर है। तो गर्त हो गए, कटक हो गया, द्वीप समूह भी हमने बता दिया, द्रोणियाँ भी आपको हमने बता दिया। कुछ सीमांत सागरों को भी बता देते हैं। सीमांत सागरों में जैसे देखिए, सीमांत सागरों को भी जानना जरूरी है, ठीक ना। ये सागर कौन सा है? बाल्टिक सागर। अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ कौन सा सागर है? ये बाल्टिक सागर। अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, ठीक। ये है अजो सागर। कौन सा सागर है? अजो सागर, ठीक। ये है नॉर्वेजियन सागर, और इसको ये आर्कटिक महासागर में है, ये है अजो सागर, ठीक ना। ये उत्तरी सागर, ये उत्तर सागर है। ये बाल्टिक सागर जो अंदर है, बाल्टिक देश भी कहे जाते हैं ना, यूरोप के कुछ देश हैं,
तो वो चीज़ है, ठीक। यहाँ हडसन की खाड़ी हो गई, ये बैफिन का हो गया पूरा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक। ये पूरा कैरेबियन सी है, कैरेबियन सागर। और इस सागर में यहाँ पर हमने आपको बताया था एक और सागर पाया जाता है, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर की खासियत क्या है भाई? सारगैसो सागर में सारगैसम नामक घास पाई जाती है। और सारगैसो सागर ऐसा सागर है जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है। 37% लवणता वहाँ की लगभग में है। इधर भी अटलांटिक महासागर का जल है और इधर भी अटलांटिक महासागर का जल है। सारगैसो सागर एकदम स्थिर रहता है। सारगैसो सागर एकदम स्थिर रहता है ना। कभी कभी बोला जाता है ना, क्या सारगैसो सागर हो गए हो। सारगैसो सागर का मतलब सारगैसम घास जम गई है। आसपास के लोगों से मतलब ही नहीं है, अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, लवणता वहाँ की ज़्यादा होती है, वहाँ का पानी स्थिर रहता है। इधर भी महासागरीय जलधारा चलती है और इधर भी महासागरीय जलधाराएँ पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ये चीज़, ठीक ना। तो इधर भी जलधारा और इधर भी जलधारा, बीच में उसे पड़ा रहता है निठल्ला। क्लियर है ये चीज़। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी रही? अटलांटिक महासागर की रही। क्या क्या बातें थी, कौन कौन से कटक थे, इन कटकों को, इन बातों को हमने आपसे डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया है। क्लियर है। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर को और फिर हिंद महासागर को और इसी तरीके से आर्कटिक महासागर को। तो इसको देखते रहिए, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे।